जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस आस्क्ड क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका एग्जाम बचा हुआ है और उनके लिए ये सेशन रामबाण साबित होगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबों को बता दूं कि आपका जो एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन योगदान बैच में ऑफर चल रहा था उसका आज लास्ट डेट है, क्योंकि मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया था कि जो आपका एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच है वो अभी आपको 201 रुपया में अवेलेबल हो जाएगा और ये ऑफर 2nd, 3rd और 4 अक्टूबर तक अप्लीकेबल होगा। तो आज है आपका 4 अक्टूबर और आज आप 12 बजे रात से पहले तक इस कोर्स में मात्र यानी कि ओनली 201 रुपया में इनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन, जिसमें आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक के जो भी पोर्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। थ्योरी, न्यूमेरिकल और साथ ही साथ इसके एक्सरसाइज एमसीक्यू और जो एग्जाम्पलर एमसीक्यू हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि आप इस 201 रुपया में एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का आप पूरा समग्र अध्ययन कर सकते हो। तो आज आपका लास्ट डेट है। अगर आप भविष्य के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। बहरहाल हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल फिलहाल में, क्या पूछा गया है कि लेंस की शक्ति का सूत्र क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है और मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे कि गुरुजी लेंस की शक्ति को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला 1/f होता है। ध्यान में रखिएगा कि लेंस की शक्ति क्या होती है, तो आप सभी कहेंगे कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज भी आपको अपने माइंड में रखना होगा। सिर्फ आप शक्ति का फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f होगा इतना याद रख लेंगे तो काम नहीं चलेगा। लैंग्वेज के रूप में भी आपको याद रखना होगा कि जो लेंस की शक्ति होती है वो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लेंस की शक्ति का एसआई यूनिट क्या होगा, लेंस की शक्ति का एसआई यूनिट क्या होगा, तब आप सभी क्या कहेंगे, तब आप सभी डायोप्टर का नाम लेंगे, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है तो कोई बात नहीं है सर, क्वेश्चन हम फिर से लिख दे रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्पण का आवर्धन सूत्र क्या होता है, यानी कि दर्पण का आवर्धन सूत्र क्या है। तो ध्यान देंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी दर्पण का जो आवर्धन सूत्र होता है उसको हम लोग m इक्वल टू माइनस भी बटा यू के रूप में देखते हैं। यानी कि यहाँ पे आवर्धन की बात की जा रही है, ये आवर्धन हमारा क्या है, आप कहेंगे मैग्निफिकेशन। क्या है, मैग्निफिकेशन। और ये क्या होता है, तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी का तो अनुपात होता है, जहां पे प्रतिबिंब दूरी को आप v से रिप्रेजेंट करते हैं और वस्तु दूरी को आप u से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी में हम लोग v बटा यू लिख करके माइनस का साइन पीछे लगा देते हैं, ये दर्पण का आवर्धन सूत्र हो जाता है। मेरे मित्र, आपको फंसाया जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है, यानी कि लेंस के मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा v बटा यू। क्या हो जाएगा, v बटा यू। तो ध्यान में रखेंगे सर, कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कंसेप्ट ये है कि जब भी बात की जाएगी दर्पण की, तो दर्पण का जो आवर्धन सूत्र होगा वो माइनस भी बटा यू होगा, जबकि लेंस के आवर्धन में हम लोग भी बटा यू के पीछे माइनस साइन नहीं लगाएंगे। ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखें। साथ ही आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने शरीर का ताप संतुलित करते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पौधे के शरीर से जल जो है वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित होती है और इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। और यही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या करती है, तो पौधे के शरीर में ताप को संतुलित करती है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सीधा और सुलझा हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जिसके द्वारा पौधे अपने शरीर का ताप संतुलित करते हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी वाष्पोत्सर्जन। क्या कहिएगा, वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। मेरे मित्र, ट्रांसपीरेशन से संबंधित एक और बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पौधे के पूरे शरीर में जल के सतत प्रवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन ही होगा। तो आप सभी ये चीज भी अपने माइंड में रखेंगे कि पौधे के पूरे शरीर में जो जल का प्रवाह होता है, वो जल का प्रवाह लगातार रूप से, सतत रूप से, निरंतर रूप से होते रहे, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो आप कहेंगे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जिम्मेवार है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में सही विकल्प क्या है। तो मेरे मित्र इसके दो सही विकल्प हो सकते हैं और दोनों ही संयोजन अभिक्रिया का कंसेप्ट है। क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सही सही ऑप्शन क्या था ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट होगा वो हम आपको बता सकते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया को ही हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और when the two substances are join or react together and they form single product, then this reaction is known as combination reaction। मतलब ये हुआ कि जब दो पदार्थ आपस में जुट करके एकल प्रतिफल का निर्माण करते हैं तो ये प्रक्रिया हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो पहला चीज ये है, पहला विकल्प ये हो सकता है कि संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर के एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं, या फिर दूसरा विकल्प सीधे सीधे ये हो सकता है कि संयोजन अभिक्रिया में एकल प्रतिफल का निर्माण होता है। तो दोनों में से जो विकल्प आपका आपके क्वेश्चन में रहेगा वो आपके लिए सही ऑप्शन है। तो आप सभी अगर इस चीज को याद रखना चाहते हैं तो लिख लेंगे कि संयोजन अभिक्रिया ए प्लस बी क्या है, तो सर सिंगल सिंगल मटेरियल है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं ये दो अभिकारक हैं, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे, जो कि क्या है हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट एकल प्रतिफल है। तो पहला आपका आंसर ये हो सकता है कि संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर के एकल प्रतिफल का निर्माण करते हैं, या दूसरा आपका सही आंसर ये हो सकता है कि इस प्रक्रिया में एकल प्रतिफल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एकल प्रतिफल का निर्माण होता है। तो आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में इस दोनों में से जो बात लिखा हुआ रहे सर वही सही होगा, और तीसरा बात तो इसके बारे में हो ही नहीं सकता है सर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा जा रहा है कि अधिकतम द्विविस्थापन अभिक्रिया डैश यौगिक के बीच होती है। मेरे मित्र यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जा रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो उभय विस्थापन अभिक्रिया होती है, जो उभय विस्थापन अभिक्रिया होती है ये आयनों के विनिमय के चलते होती है, यानी कि आयनों के आदान प्रदान के चलते होती है। तो जाहिर सी बात है ये अभिक्रिया किसी सहसंयोजी यौगिक में तो नहीं होगी, ये किस में होगी, तो आयनिक यौगिक में होगी। तो क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि अधिकतम द्विविस्थापन अभिक्रिया डैश यौगिक के बीच होती है। आप कहेंगे सर अधिकतम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये आयनिक यौगिक के बीच होती है, यानी कि आयनिक कंपाउंड के बीच होती है। ध्यान में रखिएगा, आयनिक कंपाउंड क्यों, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होगी ये अभिक्रिया आयनों के एक्सचेंज के चलते होगी, यानी कि आयनों के विनिमय के चलते होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र को कौन इंगित करता है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल में चुंबकीय क्षेत्र को कौन इंगित करता है। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जबकि मैंने पीछे के सेशन में पूरा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको समझाया है। अगर फिर भी आपको नहीं याद रहता है तो आप सभी बस तीन चीज याद रखेंगे। तीन चीज क्या, एम, और फिर क्या एफ, और तीसरा क्या सर आई। आप कहेंगे ये क्या है, तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम था उसके हिसाब से हम लोग अपने दाएं हाथ के तीन उंगली को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को कुछ इस तरह से मोड़ लें। ये जो हमारा अंगूठा है ये किसको बताएगा, तो चालक के गति को बताएगा, यानी कि मोशन को बताएगा। और जो हमारा तर्जनी है ये किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। और जो हमारा मध्यमा है ये किसको बताएगा, तो सर प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। यही तो है आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एम एफ आई। क्या याद रखना है, एम ये अंगूठा हमारा क्या है, एम, एम मतलब क्या, मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक की गति। एफ, एफ मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और आई, आई का मतलब क्या, इंड्यूस्ड करंट, यानी कि प्रेरित धारा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र को कौन इंगित करता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी चुंबकीय क्षेत्र को जो तर्जनी उंगली होती है, यानी कि जो इंडेक्स फिंगर होता है,
जो इंडेक्स फिंगर होता है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रेरित धारा की दिशा को बताता है तो आप क्या कहेंगे, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम प्रेरित धारा को बताता है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि m जो है ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, m4 यहां पे क्या हो जाएगा, m4 यहां पे आपका मोशन हो जाएगा। M4 F4 क्या होगा, तो सर F का मतलब फील्ड, लेकिन यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। और साथ ही I का मतलब क्या होगा, इंड्यूस्ड करेंट होगा। I का मतलब इंड्यूस्ड करेंट, इंड्यूस्ड करेंट बोले तो प्रेरित धारा। तो अंगूठा किसको बताएगा, आप कहेंगे सर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में चालक के गति को बताएगा। जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, ये किसको बताएगा, आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। और जो हमारा मध्यमा मिडिल फिंगर है वो किसको बताएगा, इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित धारा को बताएगा। तो प्रेरित धारा की दिशा हमको किससे मालूम चलेगी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से मालूम चलेगी। ये आपका पूरा कंसेप्ट ही हो जाता है किसका सर, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा आपसे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैलोजन मौजूद हैं। बताइए, ये क्वेश्चन ना बनेगा, और अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो सर फिर कोई उपाय ही नहीं। आप कहेंगे कि गुरुजी ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोगों को मत डराइए, हैलोजन जो है वो वर्ग 17 में है। चला जी, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार किस वर्ग को बोला जाता है, आप सभी याद रखना, वर्ग 15 को बोला जाता है। अक्रिय गैस यानी कि नोबेल गैस आपका किस में है, नोबेल गैस किस में है, आप कहेंगे गुरुजी वर्ग 18 में है। किस में है, वर्ग 18 में है। किसमें सर, वर्ग 18 में है। और साथ ही जो आपका वर्ग 1 का तत्व है उसको क्या बोला जाएगा, आप कहेंगे क्षारीय धातु बोला जाएगा। वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु, और वर्ग 2 के तत्व को चला क्या बोला जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु बोला जाएगा, क्षारीय मृदा धातु बोला जाएगा। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि वर्ग 17 हमारा हैलोजन हो गया, नाइट्रोजन फैमिली हमारा वर्ग 15 है, नोबेल गैस वर्ग 18 में है, वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु और वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु। इंग्लिश में इसी को क्षारीय धातु को एल्कलीन मेटल कहते हैं, और जो आपका क्षारीय मृदा धातु होता है उसको हम लोग एल्कलीन अर्थ मेटल कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। कार्बन का 3 पॉपुलर अपरूप है जो आप सबों को याद होगा। पहला तो है आपका डायमंड, जिसको हीरा कहते हैं, जब जो कि सबसे कठोर होता है, और साथ ही इसकी जो संरचना होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। और अगर हम लोग इसके दूसरे अपरूप की बात करते हैं तो वो है ग्रेफाइट, और तीसरा अपरूप बकीमिस्टर फुलेरिन, जिसका संरचना ग्लोब के तरह होता है, या फिर आप कह सकते हो फुटबॉल के तरह होता है। और आप सबों को यह भी मालूम है कि आपका अधातु में एक ग्रेफाइट ही ऐसा अपवाद है जो विद्युत का चालन करता है, और ये ग्रेफाइट किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। तो मेरे मित्र क्वेश्चन करा जा रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है, तो आप कहेंगे गुरुजी ग्रेफाइट। क्या कहिएगा, ग्रेफाइट। क्वेश्चन करा जाएगा कि कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे ज्यादा कठोर होता है, आप कहेंगे हीरा। क्वेश्चन करा जाएगा कि कार्बन के किस अपरूप की संरचना जियोडेसिक ग्लोब या फुटबॉल के समान होती है, आप कहेंगे बकीमिस्टर फुलेरिन। क्वेश्चन आपसे करा जाएगा कि कार्बन के किस अपरूप में कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होती है, आप फिर से कहेंगे बकमिस्टर फुलेरिन, यानी कि जिसकी संरचना जियोडेसिक ग्लोब या फुटबॉल के जैसा होता है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा होती है। कितनी होती है, तो 50 से 60 के आसपास होती है। आइए चलते हैं सर अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमीबा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं। मेरे मित्र, अमीबा हो या फिर कोई अन्य जंतु हो, प्रत्येक के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। और ध्यान में रखेंगे कि जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। और मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं कि अमीबा में ये जो अपशिष्ट पदार्थ वेस्टेज मटेरियल उसके बॉडी से बाहर निकलता है वो किस प्रक्रिया से, तो बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसका बॉडी बहुत ज्यादा जटिल नहीं होता है। तो सरल प्रक्रिया विसरण के थ्रू इसके बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हो जाता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि अमीबा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा करता है, तो आप कहेंगे विसरण प्रक्रिया द्वारा करता है, यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू करता है। मेरे मित्र, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अमीबा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जिस भाग से करता है
वो क्या कहलाता है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि अमीबा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन शरीर के सतह से करता है, और ये शरीर का सतह क्या कहलाता है? प्लाज्मा लेमा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा लेमा कहलाता है। तो आप ये चीज भी अपने माइंड में रखेंगे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही आसान सा सवाल, कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई kWh है, जिसको किलोवाट आवर बोला जाता है, और एक यूनिट कितना के बराबर होता है? तो गुरुजी 1 kWh के बराबर होता है। एक यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होता है? तो गुरुजी 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा होता है। ये तीनों चीज आप अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सी तकनीक आंतरिक शरीर के छवियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग करता है? आप कहेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है? मेरे मित्र क्वेश्चन बहुत ही सुलझा सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जो आपके बॉडी के अंदर जांच वगैरह के लिए जो पिक्चर लिया जाता है, जिसके द्वारा उसमें वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का उपयोग करता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि ऐसा टेक्निक जो है MRI है, जिसको क्या बोला जाता है? इसको मैग्नेटिक मैग्नेटिक रिजोनेंस मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग बोला जाता है। MRI की जो प्रक्रिया होती है, इसके थ्रू क्या किया जाता है? तो सर आपके शरीर के आंतरिक अंगों का पिक्चर लिया जाता है, और ये जो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग की टेक्नोलॉजी है, ये किस पे डिपेंड है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा पे डिपेंड है। जो आप लोग MRI या CT स्कैन का नाम बोलते हैं सर, वो बेसिकली किस पे डिपेंड है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग करती है, और बेसिकली ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड होती है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो MRI तकनीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग तकनीक है, ये निम्नलिखित में से विद्युत के किस प्रभाव पे कार्य करती है? तब आप कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रभाव पे कार्य करती है, या MRI तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ये भी आप कह सकते हैं। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि x ज्ञात कीजिए जो जल में घुलनशील है। ध्यान से समझिएगा कि यहां पे अभिक्रिया है कि x जब Cl2 के साथ अभिक्रिया करती है तब ये HCl बना लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये x कौन सा पदार्थ होगा? बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा HCl मतलब HCl हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। कहा जा रहा है कि x ज्ञात कीजिए जो जल में घुलनशील है। तो HCl सर जल में पूरी तरह से डिसॉल्व होगा? आप कहेंगे नहीं सर। जल में घुलनशील की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग किसकी बात करेंगे? आप कहेंगे सर नमक जल में घुल जाता है, और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी नमक का फॉर्मूला जो है वो NaCl होता है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि X + Cl2 जब दोनों रिएक्ट करता है तब HCl बना लेता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि X क्या है और ये क्या है? जल में घुलनशील है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो X है वो हमारा है सोडियम। X क्या है हमारा? सोडियम। और जब सोडियम और क्लोरीन जुटेगा तो NaCl बना लेगा, और NaCl हमारा क्या होगा? जल में घुलनशील होगा, यानी कि वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा पूछा गया कि निम्न में से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके भी दो ऑप्शन हो सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी या तो आनुवांशिक गुण हस्तांतरित होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आनुवांशिक गुण एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो DNA के द्वारा जाएगा। तो जाहिर सी बात है या तो आनुवांशिक गुण आपके ऑप्शन में रहा होगा या DNA रहा होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, तो याद रखिएगा या तो आपके ऑप्शन में आनुवांशिक गुण हो सकता है या फिर आपके ऑप्शन में DNA हो सकता है। ये दोनों चीज आप अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रक्त का कृत्रिम निस्यंदन, निस्यंदन बोले तो फिल्ट्रेशन, डैश नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन। जब भी किसी व्यक्ति का किसी कारण से किडनी खराब हो जाता है तो उसके बॉडी में जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो संपन्न नहीं हो पाती है। और मेरे मित्र यकीन मानिए कि अगर किसी व्यक्ति का किडनी डैमेज हो जाए तो उस व्यक्ति का जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी में जितने भी अपशिष्ट मटेरियल बनते हैं उन सभी को छानने का काम किसका होता है? तो सर किडनी का होता है। और किडनी ही अगर प्रॉपर ढंग से वर्क ना करे तो आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडी में जो अपशिष्ट मटेरियल होगा वो कितना आ जाएगा। पूरा का पूरा बॉडी आपका विष से भर जाएगा, जहर से भर जाएगा। तो सवाल यह है कि गुरुजी अगर किसी का किडनी खराब हो गया तब तो मर जाएगा? ना मरेगा।
जब तक डायलिसिस होता रहेगा ना मरेगा। डायलिसिस क्या है? तो सर कृत्रिम तरीके से रक्त को फिल्टर करने की प्रक्रिया है, और जो डायलिसिस जिस मशीन के द्वारा होता है उसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त का कृत्रिम निस्यंदन डैश नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। आप कहेंगे हीमोडायलिसिस नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। हीमोडायलिसिस नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। हीमोडायलिसिस नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जो हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया होगी वो किसके थ्रू होगी? आप सभी याद रखना, डायलिसिस मशीन के थ्रू होगी। डायलिसिस मशीन के थ्रू होगी। और चला जी, डायलिसिस मशीन को क्या बोला जाएगा? कृत्रिम ब्रिक बोला जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी बोला जाएगा। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल किडनी है, तब आप क्या कहेंगे? जो डायलिसिस मशीन है वही आर्टिफिशियल किडनी है। इसमें क्या होता है सर? डायलिसिस मशीन में तो एक डायलाइजर होता है जिसमें क्या भरा हुआ रहता है? तो सर जो डायलिसिस करने के लिए फ्लूइड की जरूरत होती है वो भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा है कि धवन सोडा की प्रकृति क्या है? मेरे मित्र, मैंने पीवाईक्यू में कई बार आपको कराया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से जानने की इच्छा रखूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब निषेचन नहीं हो पाता तो अनिषेचित अंडों का रक्त के रूप में बाहर निकलना कहलाता है। मेरे मित्र, आप सभी को मैंने पीछे के वीडियो सेशन में बताया था कि जब हम लोग बात करते हैं फीमेल के बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी फीमेल के बॉडी में ओवरीज में अंडाशय में क्या होता है? अंडा का उत्पादन होता है। फीमेल के बॉडी में 2 अंडाशय होते हैं और दोनों क्या करते हैं? तो सर अल्टरनेट रूप से अंडा का उत्पादन करते हैं। और ये जो अंडा का उत्पादन होता है ये हर एक महीना होता है, यानी कि हर मंथ होता है। तो जब ये अंडा फर्टाइल नहीं हो पाता है, यानी कि निषेचित नहीं हो पाता है, तब ये क्या होता है? तो ब्लड के रूप में बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और चूंकि ये हर मंथ होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मासिक धर्म, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? रजो धर्म बोलते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब निषेचन नहीं हो पाता है तो अनिषेचित, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो जो अनफर्टाइल एग होता है वो ब्लड के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप कहेंगे सर इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम लोग एमसी बोलेंगे, या फिर क्या कहेंगे? तो सर इसी को हम लोग रजोधर्म बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? तो इसी को हम लोग मासिक धर्म बोलेंगे। तो आपके ऑप्शन में जो भी रहे सर आप उसको टिक कर सकते हैं, आपका आंसर 100% सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन ये भी है सर, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी वायरल यौन संक्रामक रोग है जो मानव प्रतिरोधी तंत्र को कमजोर करता है? यानी कि मानव प्रतिरोधी तंत्र की बात की जा रही है, मतलब इम्यून सिस्टम की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन आपसे यह करा जा रहा है कि कौन सी बीमारी वायरल यौन संक्रामक रोग जो मानव प्रतिरोधी तंत्र को कमजोर करता है? मेरे मित्र, यौन संक्रामक रोग की बात की जा रही है, और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग एड्स की बात करते हैं, अगर हम लोग एड्स की बात करते हैं तो ये एड्स जो है वो क्या करता है? तो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी कि कमजोर कर देता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सी बीमारी वायरल यौन संक्रामक रोग है, तो एड्स जो है वो क्या है? वायरल यौन संक्रामक रोग है। और यही क्या करता है? तो सर मनुष्य के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये चीज आप अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि MgOH होल 2 लिटमस पेपर को लाइट ब्लू कर देता है, डैश प्रकार का क्षार है? मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी OH होल 2 लगा हुआ है, मतलब OH माइनस आयन है, तो क्षार तो होबे करेगा। जो क्षार होता है वो क्या करता है? तो सर ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर स्ट्रांग होगा तो पूरी तरह से नीला कर देगा, अगर वीक होगा तो क्या करेगा? तो सर हल्का नीला करेगा। तो क्वेश्चन भी तो यही पूछा जा रहा है कि MgOH होल 2 लिटमस पेपर को लाइट ब्लू करता है, यानी कि हल्का नीला करता है, तो ये किस प्रकार का क्षार है? आप कहेंगे गुरुजी ये जो है ये कमजोर क्षार है। क्या है? कमजोर क्षार है। तो आप सभी ध्यान में रखना, जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो क्या करेगा? पूरी तरह से नीला कर देगा। और जो आपका वीक बेस होगा वो क्या करेगा? तो सर लाल लिटमस को हल्का नीला करेगा। और साथ ही यहां पे आप ये तो समझ रहे हैं कि जो बेस होगा वो लाल लिटमस को नीला कर देगा,
लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अम्ल क्या करेगा, तो अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देगा। ये चीज आप अपने माइंड में रखेंगे। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जिंक एटम से जिंक आयन का बनना किस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। आप कहेंगे सर ये तो कंफ्यूजिंग वाला सवाल हो जाएगा, अब जिंक से जिंक आयन कैसे बनेगा। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो आपका Zn है, अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या है, आप कहेंगे गुरुजी ये न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। और इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो सर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। Zn जब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, तब ये क्या बना लेता है, Zn2+ बना लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तब ये Zn2+ बना लेता है, और ये क्या है, आयन है। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि जिंक एटम से जिंक आयन का बनना किस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। जिंक एटम से जिंक आयन के बनने में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको क्या बोला जाता है, तो गुरुजी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जिंक एटम से जिंक आयन का बनना किस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो आप कहेंगे ऑक्सीकरण प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। किस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, आप कहिएगा ऑक्सीकरण प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या का कितना गुना होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परिनालिका में अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो जो परिनालिका में फेरों की संख्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके सीधे समानुपातिक होती है। जितना ज्यादा फेरा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन करा जा रहा है कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या का कितना गुना होती है, तो आप लिख सकते हैं n गुना हो सकती है। अब ये n हमारा कुछ भी हो सकता है, चार गो फेरा है तो 4 गुना 5 है तो 5 गुना 6 गो है तो 6 गुना 7 गो है तो 7 गुना, इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी, बताइए ना सॉल्व होगा। अनंत से आएगा मतलब दर्पण के मुख अक्ष के समांतर होगा, और दर्पण के मुख अक्ष के समांतर होगा मतलब कैसा, सर ऐसा ना होगा, कहां से गुजरेगी, तो सर यह ना फोकस पॉइंट कहलाएगा। तो क्वेश्चन तो यह पूछा जा रहा है चेला, ना कहोगे कि फोकस बिंदु से कहां से गुजर जाएगा, फोकस बिंदु से गुजर जाएगा। आइए चलते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 22। कहा जा रहा है कि वाट अश्वशक्ति जूल पर सेकेंड और किलोवाट में कौन शक्ति की इकाई नहीं है। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपसे जानने की इच्छा रखूंगा सर। कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सही आंसर इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में घरेलू बिजली की आवृत्ति क्या है। बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है, तो आप सभी याद रखना कि भारत में घरेलू बिजली की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे सर वो दौड़ते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्राइन के विलयन से, देखिए मैंने आपको पीछे के केमिस्ट्री डायग्राम वाले सेशन में बताया था कि ब्राइन किसको बोला जाएगा, NaCl के जलीय विलयन को बोला जाएगा। तो क्वेश्चन करा जा रहा है कि ब्राइन के विलयन से इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड पर कौन सी पदार्थ मिलेगी। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब NaCl को किस में मिला दिया जाएगा, तो सर वाटर में मिला दिया जाएगा, इसका सॉल्यूशन ब्राइन कहलाएगा। हमको मालूम है कि Na+ होगा और Cl- होगा, तो जो प्लस वाला है वो किस पे जाएगा, आप कहेंगे प्लस वाला तो गुरुजी कैथोड पे जाएगा, और जो माइनस वाला है वो किस पे जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी एनोड पे जाएगा। तो क्वेश्चन तो चला यही करा जा रहा है ना कि ब्राइन के विलयन से इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड पर कौन सी पदार्थ मिलेगी, आप कहेंगे सर क्लोरीन माइनस है और एनोड पे यही जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो हमको एनोड पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि NaCl AgNO3 जब रिएक्ट करता है तब ये AgCl2 और NaNO3 बनाता है। ध्यान में रखिएगा, NaCl को सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट पढ़ते हैं, AgCl2 को सिल्वर क्लोराइड पढ़ते हैं, और NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट पढ़ते हैं। ये जब अभिक्रिया कर रहा है तब ये बना रहा है। यहाँ पे अभिक्रिया कैसे हो रही है, तो आप कहेंगे सर आप ही ने तो पीछे के सेशन में बताया है कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसका पहला पार्ट प्लस दूसरा पार्ट माइनस, यहां भी प्लस यहां भी माइनस,
ध्यान देंगे कि यहाँ अभिक्रिया इस दोनों के बीच होगी मेरे मित्र। यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी आपका, तो ये जो Na+ है ये किसके साथ जुटेगा, Na+ सर NO3 के साथ जुट जाएगा। क्या बना लेगा, NaNO3 बना लेगा। ध्यान से समझिएगा कि ये जो आपका Ag+ है ये किसके साथ जुटेगा, आप कहेंगे गुरुजी ये Ag+ Cl के साथ जुटेगा और क्या बना लिया, AgCl2। क्या हो रहा है यहाँ पे, आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे आयन का आदान प्रदान हो रहा। क्या हो रहा है यहाँ पे, आयन का आदान प्रदान हो रहा, आयन का आदान प्रदान हो रहा है। और आयन का आदान प्रदान कौन सी अभिक्रिया में होता है, आप कहेंगे गुरुजी आयन का आदान प्रदान जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। इसमें होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, जिसको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला। मेरे मित्र ये आपका टोटल 25 इंपॉर्टेंट आस्क्ड साइंस एमसीक्यू था। और अगर आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो ना सिर्फ आपका 25 क्वेश्चन रिवाइज होता है, बल्कि बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी आपके माइंड में आ जाती है। और मेरे ख्याल से अब आपको आपके एग्जाम में इस तरह का कोई भी प्रश्न दिखेगा तो आप उसका जवाब 100% दे सकते। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।